सो हेलो गाइज, दिस इज ऋतुराज एंड वेलकम टू माय चैनल जियो वैली। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ये तीसरा लेक्चर है। मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुका हूँ, जिसमें पहले लेक्चर में जो था, पहला जो वीडियो था उसमें ओशन, एटमॉस्फेयर और प्लानिटरी साइंस के सब जो पॉसिबल वीडियो क्वेश्चंस थे महाराष्ट्र सेट में जो आए हुए थे, अभी लास्ट वीक जो एग्जाम हुआ था उसमें से मैंने सब इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ, तो वो भी वीडियो देख लीजिए। सेकेंड वीडियो में जो था वो जियोलॉजिकल क्वेश्चन थे, और आज का जो वीडियो है उसमें भी हम बात करेंगे जियोलॉजिकल क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले ये बताऊंगा कि सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे के मैं जब जो भी वीडियो डालूंगा तो आपको यूट्यूब के पेज पे आ जाएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया है सब्सक्राइब के साइड के बटन में। ठीक है, तो शेयर कीजिए। बहुत सारे जियोलॉजी रिलेटेड हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए। आपके प्रोफेसर्स जो है उनके साथ भी शेयर कीजिए, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ ना इसमें, तो जितने क्वेश्चन पेपर्स 100 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चंस का था, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जितने भी फ्रिक्वेंटली बार बार पूछने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, ये सीरीज जो है वो उसके ऊपर बना रहा हूँ। तो पहले ही 2 वीडियोस हो चुके हैं, इस वीडियो में हम और 10 क्वेश्चन देखेंगे, और 2-3 वीडियोस हो सकते हैं क्योंकि और भी बचे हैं क्वेश्चंस कुछ। Okay, so let's enjoy the video. So let's start the question. First question is dash deposit are formed from cloud of ash that move out horizontally from a vent at hurricane velocities following the volcanic eruption. So this is very confusing question, confusing type of question. Okay, so इसमें ये पूछा गया है कि एक ऐसा डिपॉजिट है जो किससे फॉर्म होता है, एक क्लाउड। ओके, किसका क्लाउड बोल रहा है? क्लाउड ऑफ ऐश, ऐश का एक क्लाउड जो हॉरिजॉन्टल मूव करता है जमीन पे, और कब फ्लो करता है? वोल्केनिक इरप्शन के बाद। ओके, यहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन के बाद एक बहुत बड़ा ऐश का क्लाउड है जो हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है और डिपॉजिट करता है, जिसकी वेलोसिटी भी हाई है। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी हाई है। यहाँ पे दिया कि हरिकेन वेलोसिटीज, हरिकेन वेलोसिटीज का ये मतलब है कि हरिकेन्स जो आते हैं समुद्र में, ओशन में, तो उनका जो वेलोसिटी होता है, तो वो वाली वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी से ये फ्लो करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज वेरी हाई। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एयरफॉल, सोल्फातराज, ब्लिस्टर एंड सर्ज। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन देखेंगे हम। अब इससे ये तो पता चल रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वोल्केनिक इरप्शन से। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे है। ठीक है, एयरफॉल और सर्ज। मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक क्या है ये। अब सोल्फातराज और ब्लिस्टर क्या है? सोल्फातराज वो डिपॉजिट है जो अंडर वाटर वोल्केनोस जो होते हैं, वो जो जिसको हम बोलते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होती है अंडर वाटर, मतलब ओशन के इस पे होती है, फ्लोर पे होती है। ठीक है, जिससे बहुत मिनरल रिच फ्लूइड निकलता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है उनका। ठीक है, तो उससे निकलने वाला जो फ्लूइड है उससे ये डिपॉजिट होता है सोल्फातराज, और सल्फर रिच होती है। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन दिया है यहाँ पे, तो ये वोल्केनिक इरप्शन नहीं होती है, अंडर वाटर वोल्केनो, मतलब दिस इज नॉट अ टिपिकल वोल्केनिक इरप्शन। अंडर वाटर वोल्केनो मतलब हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोलते हैं जिनको हम, वोल्केनो नहीं बोलते। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। अब ब्लिस्टर क्या है? तो ब्लिस्टर एक ऐसी टर्म है जो अर्थ के सरफेस के नीचे अगर कोई हॉट बॉडी है तो उसमें जो कैविटी रहती है, ठीक है, हॉट मटेरियल में बहुत सारे कैविटीज रहते हैं, तो उसके लिए ब्लिस्टर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी कट गया क्योंकि इसका वोल्केनो से कुछ रिलेशन नहीं है, और दिया है कि हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है जमीन पे, तो ये सरफेस फीचर भी नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है? सर्ज। ठीक है, पहले एयरफॉल देखते हैं। एयरफॉल क्या है कि वोल्केनो से सर्ज एंड एयरफॉल बोथ आर सिमिलर टर्म्स। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर, एक ही डिफरेंस है उनमें कि वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पे एयरफॉल का मतलब है कि जो वोल्केनो से मटेरियल निकल रहा है, ऐश वगैरह जो भी है, तो उसका बस डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, जो हवा में फैल चुका है वोल्केनिक इरप्शन से, दिस इज वोल्केनो, एंड वो जो मटेरियल है, अब ये मटेरियल जो है वो अगर जमीन पे आके उसका डिपॉजिट बन गया तो उसको एयरफॉल डिपॉजिट बोलते हैं। और रही बात सर्च की, अब सर्च
सर्ज भी सेम टाइप के डिपॉजिट है, वोल्केनिक डिपॉजिट ही है सर्ज। लेकिन सर्ज में क्या होता है, हमें दिया है कि हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं इसको। ये एयरफॉल डिपॉजिट जो है उसका हॉरिजॉन्टलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सर्ज क्या करती है, सर्ज ये है, ठीक है, एक ऐश का क्लाउड बनाते हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं जमीन पे, और इससे जो डिपॉजिट बनता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्ज। सो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, सर्ज डिपॉजिट। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, एयरफॉल भी लग रहा था, एयरफॉल क्योंकि ये भी वोल्केनो से रिलेटेड है, ये भी वोल्केनो से रिलेटेड है, ये भी लग रहा था कि वोल्केनिक इरप्शन से है, लेकिन दिस टर्म इज यूज्ड फॉर हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि लिथोफाइल एलिमेंट्स शो अफिनिटी फॉर, ठीक है, तो ये दिस इज द जियोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन। नाउ हमें ये पता होना चाहिए कि गोल्डस्मिथ्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया था एलिमेंट्स का, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है, तो उनका ये जो साइंटिस्ट है इसने क्लासिफिकेशन दिया था, 4 टाइप में इसने डिवाइड किया था एलिमेंट्स को, लिथोफाइल, सिडरोफाइल, चैल्कोफाइल और एटमोफाइल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हमें, सिडरोफाइल, एटमोफाइल, कार्बोनेट फेज और सिलिकेट फेज, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि लिथोफाइल एलिमेंट्स, अब हम ये चारों के डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये क्या क्या है। लिथोफाइल, फाइल का मतलब क्या है कि लविंग, ठीक है, फाइल मतलब लविंग। अब लिथोफाइल, लिथोफाइल मतलब, लिथो मतलब क्या, लिथोस्फीयर, लिथोफाइल मतलब लिथोस्फीयर में रहने वाले, लिथोस्फीयर में प्रेजेंट जो है जितने भी, तो उनको बोलते हैं लिथोफाइल। तो लिथोफाइल में सिलिकेट मिनरल जो आते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक। अब सेकंड है सिडरोफाइल। अब सिडरोफाइल मतलब, सिडरो मतलब आयरन के लिए यूज होता है ये वर्ड, आयरन लविंग, ठीक है, आयरन लविंग मतलब इसमें आयरन वाले मिनरल आएंगे, ठीक है। नाउ थर्ड है चैल्कोफाइल। चैल्कोफाइल हम कॉपर के लिए यूज करते हैं, मतलब कॉपर रिच और सल्फाइड फेज, सल्फाइड मिनरल जितने भी है, जो एलिमेंट्स लेके हम सल्फाइड बना सकते हैं वो सब चैल्कोफाइल में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम ये भी बोलते हैं सल्फाइड। और फॉर्म जितने भी मिनरल से होता है ना, तो कॉपर सल्फाइड, लेड सल्फाइड वगैरह ये सब आते हैं चैल्कोफाइल में, ठीक है, ये है उसका। और लास्ट में आता है एटमोफाइल। एटमोफाइल मतलब एटमॉस्फेयर में जो होते हैं, तो अब एटमॉस्फेयर में मिनरल्स थोड़ी रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे, तो गैसेस रहते हैं, ठीक है। तो एटमोफाइल में गैसेस आते हैं, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एटमोफाइल में आता है। तो हमें क्या पूछा है, लिथोफाइल एलिमेंट्स शो एफिनिटी फॉर, एफिनिटी मतलब वो जो एलिमेंट्स है वो किस जगह पे रह सकते हैं, किस जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, सिलिकेट फेज, ठीक है, लिथोफाइल। सल्फाइड तो कहाँ है, चैल्कोफाइल में, सल्फाइड फेज चैल्कोफाइल बोलते हैं। एटमोफाइल मतलब एटमॉस्फेयर में। कार्बोनेट फेज ये जो है वो इस क्लासिफिकेशन का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिलिकेट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज द नेचुरल लेवी इज, नेचुरल लेवी इज अ टर्म रिलेटेड टू फ्लूवियल, ओके, रिवर रिलेटेड है ये टर्म, ठीक है। अब ऑप्शन दिए गए क्या, 4 ऑप्शन दिए गए। फॉर्म्ड बाय फ्लूवियल इरोजन, built during periods of overbank flooding. Third option is present only in mountainous terrain, and D is absent along meandering rivers. So natural levee, इस पे फोकस करना है हम, natural levee। अब हम देखते हैं कि natural levee क्या होता है। Suppose this is a river channel and flow is towards east direction. This is east, this is west. Flow is towards east direction. अब इस रिवर को, ये रिवर चैनल है, ठीक है। अब हम क्रॉस सेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं रिवर को, ठीक है, ऊपर से रिवर को देख रहे हैं। तो ये जो रिवर है इसको क्या बोलेंगे हम, बैंक्स बोलेंगे। बैंक मतलब कड़ा होती है रिवर की, जिसके अंदर ही पानी बहता है, ये है बैंक्स। तो अगर इसको बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो फ्लडिंग के टाइम क्या होगा, बहुत बारिश के समय, जो रेनी सीजन में हमारे यहाँ बहुत रिवर्स को बाढ़ आता है, फ्लड आता है। तो फ्लड के समय क्या होता है कि वो जो उसके वो जो लिमिटेशंस है उसके, ये 2, ठीक
ठीक है, ये जो दो लिमिटेशन है उसके अंदर जो बह रहा था पानी, तो बाढ़ आने के बाद, फ्लड आने के बाद क्या होगा, तो उसके ऊपर बहने लगेगा, ठीक है। और पानी जो है वो अकेला थोड़ी बहता है, तो बहुत सारे सेडिमेंट जो इस रिवर ने यूथ स्टेज में इरोजन किया हुआ है, तो वो सब लेके आ रही है ना, तो उसके साथ सस्पेंडेड लोड है, बेड लोड है, ठीक है, बहुत सारा सेडिमेंट है उसके साथ। तो वो रिवर क्या करेगी, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, स्ट्रीम पावर भी ज़्यादा है, मतलब बहने स्पीड भी ज़्यादा है उसका, ठीक है, इरोजन करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगी रिवर, बैंक के, ये जो बैंक्स है दोनों, तो बैंक के ऊपर बहने लगेगी। बहुत बार सुना है ना हमने कि ये यहाँ पे जो खेत रहते हैं उसमें पानी घुस गया, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये फ्लडिंग की वजह से होता है। तो फ्लड आने के बाद पहला जो डिपॉजिट है वो कहाँ करेगी, जो रिवर है वो पहले डिपॉजिट कहाँ करेगी, जो अपने साथ वो सामान लाया था वो इस बैंक पे सब डिपॉजिट करेगी, ठीक है। तो ये बैंक्स क्या होंगे, तो ऊपर आएंगे, मतलब इनकी हाइट बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है, ये तो मैंने एरियल व्यू दिखाया था रिवर का, अब हम देखेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा है। दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू, और फ्लो कैसा है, ये जो पेन दिख रहा है, तो फ्लो मतलब मेरी ओर बह रहा है पानी, ठीक है, इस ओर बह रहा है पानी, और फ्लो इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। नाउ क्या करेगी, ये जो मैंने बताया था ये है बैंक्स, ये दो बैंक्स है रिवर के, और ये अपनी नॉर्मल ज़मीन है, ठीक है। तो मान लो कि दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ रिवर, और फ्लडिंग में क्या होगा, तो ये जो लेवल है ये बढ़ जाएगी और यहाँ से ओवर बैंक फ्लो हो जाएगा। ओवर बैंक फ्लो का मतलब ये होता है कि बैंक के ऊपर जाके बह जाएगी, ठीक है। तो अपने साथ जो सेडिमेंट लाया है तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करेगी रिवर, ठीक है। अलग कलर से दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी जितना भी सेडिमेंट डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग फ्लडिंग, तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल लेवी, ठीक है, इसका नाम है नेचुरल लेवी, ये जियोमॉर्फोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। तो ये एक तो बात हमें पक्का पता है कि ये डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, फॉर्म्ड बाय इरोजन, फ्लूवियल इरोजन से नहीं बनता है, कट हो गया। सेकेंड दिया कि बिल्ट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ओवर बैंक फ्लडिंग। ओवर बैंक फ्लडिंग मतलब ओवर बैंक फ्लड के टाइम जो ओवर बैंक फ्लो होता है उसके टाइम बनता है, तो ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, बट बाकी के दो ऑप्शन देखते हैं। प्रेजेंट ओनली इन माउंटेनियस टेरेन, बोल रहा है कि माउंटेन जहां पे है वहीं पे प्रेजेंट होगा। क्यों भैया, नीचे बाढ़ नहीं आता है, तो मतलब जहां पे भी मैच्योर स्टेज है उसका, यूथ स्टेज के बाद आता है मैच्योर स्टेज, उसके बाद ओल्ड स्टेज, तो बाढ़ तो कहीं पे भी आ सकता है ना। तो नेचुरल लेवी इज अ फीचर प्रेजेंट एवरीवेयर अलोंग द रिवर पाथ, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन दिया एब्सेंट अलोंग मियांडरिंग रिवर्स। अब मियांडरिंग रिवर क्या होते हैं, आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं अमेजोन रिवर वगैरह, तो वो ऐसी ऐसी होती है, सही है। तो इसको बोलते हैं मियांडरिंग, सांप जैसी होती है, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे मियांडरिंग रिवर, मियांडर मतलब क्या होता है, ये जो टर्न लिया है उसको बोलते हैं मियांडर, ठीक है। और उसके अपोजिट होता है ब्रेडेड रिवर, ब्रेडेड मतलब स्ट्रेट जो बहता है रिवर, ओके। सो दिस इज इट, सो आवर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। सिप्रस टाइप कॉपर Zn, कॉपर एंड जिंक डिपॉजिट्स आर फाउंड इन। सिप्रस टाइप जो कॉपर Zn डिपॉजिट है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक और जियोलॉजी वी कैन से, ठीक है। तो कॉपर के जो सिप्रस टाइप है ये पोर्फिरी डिपॉजिट के टाइप्स है, ठीक है। पोर्फिरी और पोर्फिरी कॉपर डिपॉजिट वी कैन से, बिकॉज पोर्फिरी इज टर्म स्पेशली यूज फॉर कॉपर, बट और भी डिपॉजिट हो सकते हैं क्योंकि जिंक वगैरह भी होते हैं, लेड जिंक, ठीक है, PbZn ये सब भी होते हैं पोर्फिरी में, लेकिन मेन जो डिपॉजिट का नाम गिरा है ये पोर्फिरी, वो कॉपर की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शंस आर ए आइसलैंड आर्क, बी पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन, सी मिड ओशनिक रिज और डी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब पोर्फिरी और डिपॉजिट दो जगह पे मिलता है हमें, एक तो मिड ओशनिक रिज और सेकेंड आइलैंड आर्क, ओके। अब मिड ओशनिक रिज में जो मिलते हैं उनको कहते हैं हम सिप्रस टाइप, और आइलैंड आर्क में जो मिलते हैं वो
बेशी और कुरोको, ठीक है, ये जापानीज नाम है दोनों, ठीक है। तो ये याद रख लो, ये थोड़ा रट्टा मारने वाला चीज़ है इकोनॉमिक जियोलॉजी में, ठीक है। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, ये सब थोड़ा रट्टा मारने वाला चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, मिड ओशनिक रीज में सिप्रस मिल रहा है हमें, तो मिड ओशनिक रीज, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक जियोलॉजी, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ओर एंड लोकेशन। ओर और उसका लोकेशन कहाँ पे क्या मिलता है ये बताना है। तो ए ऑप्शन इज यूरेनियम जादूगुड्डा, बी ऑप्शन इज लेड खेतरी, सी ऑप्शन इज गोल्ड पन्ना एंड डी ऑप्शन इज आयरन मलांचखंड। अब हमें पता होना चाहिए, ये भी रट्टा मारने का चीज़ है। मैंने बताया था कि इकोनॉमिक जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी जो है वो थोड़ा रट्टा मारने का चीज़ है, इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है, तो मैं समझा के बता नहीं सकता। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कि ए इज करेक्ट आंसर। यूरेनियम जो है वो जादूगुड्डा में मिलता है, झारखंड में जो है माइन उसकी, ठीक है। लेड खेतरी, अब ये जो बोला है ना, खेतरी इज फेमस फॉर कॉपर डिपॉजिट, ओके। नाउ सी इज गोल्ड पन्ना, पन्ना इज फेमस फॉर डायमंड एंड डी इज आयरन मलांचखंड, मलांचखंड इज फेमस फॉर कॉपर, ठीक है। तो ये सब नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछने वाले क्वेश्चंस है, फ्रिक्वेंटली पूछने वाली ये जगह है। बहुत सारे एग्जाम्स में, नेट सेट में ही नहीं तो नेट में भी पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो नोट डाउन दिस, ओके। सो द मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्ट्रैटिग्राफी का क्वेश्चन है, रट्टा मार क्वेश्चन। सो इकोनॉमिक के बाद, इकोनॉमिक जियोलॉजी के बाद अब हम आ गए हैं थोड़ा सा दूसरा रट्टा मार क्वेश्चन के साथ। ये है स्ट्रैटिग्राफी का क्वेश्चन, द मेजर लिथोटेक्टोनिक यूनिट इन द हिमालय आर बाउंडेड बाय थ्रस्ट और फॉल्ट, अरेंज द करेक्टली द थ्रस्ट फॉल्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पे सब लोग ये गलती करते हैं कि ये पढ़ते नहीं है कि पूछा क्या है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो बहुत बच्चों को ये सब पता होता है, आंसर पता होता है, लेकिन क्या करते हैं, साउथ टू नॉर्थ करके आ जाते हैं। अब लकीली इसमें ये ऑप्शन नहीं है इसलिए ठीक है, लेकिन नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें दोनों आंसर दिए होते हैं, साउथ टू नॉर्थ भी दिया रहेगा, नॉर्थ टू साउथ भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिया है, ठीक है। तो ये जो चार टर्म्स है उनको हमें अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। एमसीटी मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, देन टेथियन फॉल्ट, देन एमबीटी मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर दीजिए। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है इसलिए नहीं लिखा है, ऑप्शन में भी यही दिया था, शॉर्ट फॉर्म ही दिया था, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एमबीटी मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एचएफटी और कई जगह पे एचएफएफ भी दिया रहेगा, ठीक है। हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये जो डायग्राम है उसको रट लीजिए, कैसा भी करके रट लीजिए। मेरी एक फ्रेंड है उत्तराखंड से, तो उसने मुझे ये डायग्राम एक्सप्लेन किया था एक बार, क्योंकि वो जो नॉर्थ वाले जो भी है ना, हिमालय के साइड में रह रहे, तो उन सबको सब ये सब मतलब पता होता है। उनके जो स्टेट वाले एग्जाम होते हैं वो एग्जाम में, उस वाले एग्जाम में बहुत टाइम्स ये क्वेश्चन आ जाता है, और यार सीएसआर में भी बहुत बार पूछा गया है ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो ये नोट कर लीजिए, दिस इज द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन हमारा साउथ में है, जो देहरादून, पंजाब, इधर बिहार वगैरह, ये सब जो पार्ट है हमारा, ये जो है इंडो गैंजेटिक एल्यूवियम का। उसके बाद आता है शिवालिक, अब हम हिमालय में जा रहे हैं। शिवालिक के बाद आता है लेसर हिमालय, देन ग्रेटर हिमालय, देन टेथियन हिमालय। टेथियन हिमालय मतलब पैलियोटेथिस जो था हमारा सी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इंडिया जब यूरेशियन प्लेट से टकरा गया उसके पहले जो सी था वहां पे, वो सी टकराने से पहले क्या हो गया, तो वो सी के अंदर जो सेडिमेंट थे वो ऊपर आ गए, ठीक है, कोलिजन की वजह से ऊपर आ गए, तो उसी को बोलते हैं टेथियन हिमालय। मतलब वो सब, ये इसमें जो सब सेडिमेंट्स है ना, तो वो वाले सी के अंदर जितने भी लाइमस्टोन वगैरह, इसमें लाइमस्टोन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हिमालय के टॉप में जो लाइमस्टोन है वो कैसे डिपॉजिट हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो वो डिपॉजिट नहीं हुआ है, वो थ्रस्टिंग के साथ ऊपर आ गया है, ठीक है। तो टेथियन हिमालय, तो किन दोनों के बीच में कौन सा थ्रस्ट है, कौन सा फॉल्ट है, ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन और शिवालिक के बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है, ये आता है इन दोनों के बीच में। देन आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, और मेन बाउंड्री फॉल्ट भी बोल सकते हैं।
डिपेंड रहेगा कि क्या दिया है एग्जाम में, ठीक है। अब लेसर और ग्रेटर के बीच में आएगा MCT, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ग्रेटर और टेथियन के बीच में आएगा सदर्न डिटैचमेंट जोन। इसका फुल फॉर्म जो है वो सदर्न डिटैचमेंट जोन है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। और इसके बाद लास्ट में जो आता है टेथियन हिमालय के बाद में चाइना की तरफ जो आता है वो है हमारा टेथियन फॉल्ट, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू, प्लीज नोट डाउन दिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब आ गया जियोकेमिस्ट्री। तो कॉन्ड्राइट नॉर्मलाइज्ड REE पैटर्न ऑफ क्वार्ट्जोफेल्सपैथिक नाइस शो अ शार्प पॉजिटिव एनोमली ऑफ यूरोपियम। EU इज यूरोपियम, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में EU जो है वो यूरोपियम का सिंबल है, ठीक है। तो विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ। अब इसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कंपैटिबिलिटी का। तो उसमें एक टर्म है कि कंपैटिबल एलिमेंट और इनकम्पैटिबल एलिमेंट। कंपैटिबल मतलब, ठीक है, कंपैटिबल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए कि एक मिनरल है मेरे पास, कोई भी क्वार्ट्ज है, ठीक है। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं हम पीरियोडिक टेबल से कोई भी। REE मतलब क्या होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है 6th और 7th रो जो है पीरियोडिक टेबल का, तो एकदम पीरियोडिक टेबल के लास्ट में जो होते हैं दो, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं, ठीक है। ये दो जो रो होते हैं लास्ट में पीरियोडिक टेबल की, उनको हम REE पैटर्न बोलते हैं, REEs बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो अगर हमने क्वार्ट्ज का सैंपल ले लिया और एक एलिमेंट है जो उसमें जाना प्रेफर करता है, ठीक है, उसमें रहना प्रेफर करता है, उसमें क्वार्ट्ज के पास ये एबिलिटी है कि वो अगर मिनरल मेल्ट में कहीं आसपास है तो क्रिस्टलाइजेशन के समय वो उसको खींच लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यूरोपियम इज कंपैटिबल विथ क्वार्ट्ज, ठीक है। सपोज दिस इज जस्ट एग्जांपल, ओके। यूरोपियम इज कंपैटिबल विथ क्वार्ट्ज। तो अगर क्वार्ट्ज मैग्मा से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है और क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो क्वार्ट्ज क्या करेगा, उसका एबिलिटी है ना कि यूरोपियम को खींच लेना, क्योंकि यूरोपियम इज कंपैटिबल विथ क्वार्ट्ज। तो उस क्रिस्टलाइजेशन के समय आसपास का जितना भी यूरोपियम है ना वो खींच लेगा अपने अंदर। तो अगर उस सैंपल का जियोकेमिकल एनालिसिस किया हमने तो उसमें क्या मिलेगा, यूरोपियम ज्यादा है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यूरोपियम इज कंपैटिबल विथ क्वार्ट्ज, ठीक है। अब कंपैटिबल समझ में आया क्या है, और इनकम्पैटिबल इसका उल्टा होता है। इनकम्पैटिबल मतलब यूरोपियम अगर इनकम्पैटिबल है क्वार्ट्ज के साथ तो क्रिस्टलाइजेशन के समय वो क्वार्ट्ज में नहीं जाएगा, अदर मिनरल्स में जाएगा जिसके साथ वो कंपैटिबल है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, यूरोपियम इज कंपैटिबल विथ प्लेजियोक्लेज, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बहुत बार पूछा है, CSIR नेट में पूछा है, सेट में भी ये दूसरी बार आ रहा है शायद, ठीक है। GSI का जो प्रीलिम्स हुआ था लास्ट ईयर उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड पेपर जो होता है। सो दिस इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सो नोट डाउन दिस। कंपैटिबल इनकम्पैटिबल तो समझ गए क्या है। अब मैं बता रहा हूं कि यूरोपियम इज कंपैटिबल विथ प्लेजियोक्लेज, ये मैं बता रहा हूं, मतलब ये फैक्ट है, दिस इज नॉट एग्जांपल, ये मैं बता रहा हूं कि यूरोपियम जो होता है वो प्लेजियोक्लेज के साथ कंपैटिबल होता है, तो जाता है उसमें। तो पूछा है कि शार्प पॉजिटिव एनोमली, अगर जियोकेमिकल एनालिसिस कर दिया हमने सैंपल का, ये सैंपल है मतलब क्वार्ट्जोफेल्सपैथिक नाइस जो दिया है वो ये है हमारा सैंपल का जियोकेमिकल एनालिसिस कर दिया, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसमें हमें यूरोपियम ज़्यादा मिल रहा है। ये देख रहे हैं यूरोपियम के ऊपर ये जो पिक है पॉजिटिव आ रहा है, ये पिक मिल रहा है हमें। सो इससे हम क्या बता सकते हैं, यूरोपियम सैंपल में ज़्यादा है, मतलब प्लेजियोक्लेज जो है वो सैंपल में ज़्यादा है, क्योंकि यूरोपियम इज कंपैटिबल विथ प्लेजियोक्लेज। तो क्वार्ट्जोफेल्सपैथिक नाइस जो सैंपल है उसमें प्लेजियोक्लेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या दिए, प्लेजियोक्लेज इन द सैंपल, ओके, प्रेजेंस विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्लेजियोक्लेज इन द सैंपल, तो ये तो सही लग रहा है। सेकेंड, क्वार्ट्ज इन द सैंपल, क्वार्ट्ज के साथ तो यूरोपियम कंपैटिबल नहीं है, मैंने बस एग्जांपल के लिए क्वार्ट्ज लिया था, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है क्लाइनोपैरोक्सिन इन द सैंपल, नहीं है। डी है सिलिमनाइट इन द सैंपल। तो ये सब जो मिनरल दिए है क्वार्ट्ज, क्लाइनोपैरोक्सिन और सिलिमनाइट, इसके लिए यूरोपियम इज नॉट कंपैटिबल एलिमेंट, ठीक है। सो द आंसर इज ए विच इज प्लेजियोक्लेज इन द सैंपल। सो
ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया स्ट्रैटिग्राफी का तीसरा रट्टा मारो क्वेश्चन। ठीक है, सो स्ट्रैटिग्राफी नहीं बोल सकते, ये जियोटेक्टोनिकली जो हिस्ट्री है हमारी अर्थ की उसका क्वेश्चन है ये। फिर भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट्स है। ग्लोबल स्केल इवेंट एट 1.8 GA मतलब बिलियन ईयर्स भी बोल सकते हो, एंड 0.9 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम कि ये जो पीरियड है ये मेसोप्रोटेरोजोइक का है, और ये जो पीरियड है ये वाला है नियोप्रोटेरोजोइक का। ठीक है, रेफर्स टू। अब ऑप्शंस पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि अर्थ हिस्ट्री में जितने भी सुपर कॉन्टिनेंट्स हो गए उनका जो सीक्वेंस है वो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अर्थ फॉर्म होने के बाद जब क्रिस्टल इवोल्यूशन हुआ, क्रस्ट फॉर्म हो गया थिक, तो पहला सुपर कॉन्टिनेंट था वालबारा 3.0, ये बिलियन ईयर्स है। ठीक है, सब GA और BY मतलब बिलियन ईयर्स और GA सेम यूनिट है। ठीक है, 3.0 UR उसके बाद है 2.8 to 2.4 बिलियन ईयर्स। केनॉरलैंड है 2.7 to 2.1। मैं अंडरलाइन नहीं करूँगा क्योंकि किसी को अगर नोट करना हो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नोट कर सकते हो। केनॉरलैंड जो है वो देख सकते हो आप। कोलंबिया का जो है वो 1.8 to 1.3, अब क्वेश्चन में 1.8 तो आ गया है। रोडिनिया, उसके बाद रोडिनिया आ गया सुपर कॉन्टिनेंट। उसके बाद रोडिनिया क्या हो गया 1.1 to 750। अब 750 इसके बाद जो है वो मिलियन ईयर्स में है एज। ठीक है, 750। पनोशिया 630 to 570 मिलियन ईयर्स, दिस इज ऑल्सो मिलियन ईयर्स, दिस इज ऑल्सो मिलियन ईयर्स। ओके, देन पेंजिया, हमारा जो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में तो एक ही पढ़ा है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अल्फ्रेड वेगनर जी ने जो दिया था उसमें हम एक ही कॉन्टिनेंट का पढ़े कि पेंजिया था, पैंथेलासा सी था, तो उसके बाद उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, इंडिया इधर गया, वो इधर गया, वो इधर गया। ठीक है, तो हमने बस पेंजिया पढ़ा है, लेकिन उसके पहले इतने सब कॉन्टिनेंट्स सुपर कॉन्टिनेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है देखो, 1.8 GA और 1.9 GA बिलियन ईयर्स एगो क्या क्या हुआ था इवेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमेलगमेशन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट कोलंबिया एंड रोडिनिया। तो ये बोल रहा है कि अमेलगमेशन मतलब एक साथ है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में हमें पढ़ा था कि क्या होता है कि ऐसा होता है कि अर्थ के सरफेस पे जितने भी कॉन्टिनेंट है वो एक साथ आ गए तो उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, और कुछ मिलियन ईयर्स के बाद वो फिर से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। अमेलगमेशन मतलब एक साथ आके जुड़ जाना, सुपर कॉन्टिनेंट बना लेना, और फ्रैगमेंटेशन मतलब टूट जाना, टूट के अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो अमेलगमेशन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट कोलंबिया एंड रोडिनिया बोल रहा है कि दोनों सुपर कॉन्टिनेंट अमेलगम मतलब फॉर्म हुए थे उस टाइम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया तो फॉर्म हो चुका था 1.8 पे, 1.8 to 1.3 ये पीरियड है उसका। तो 1.8 पे अमेलगमेशन ऑफ कोलंबिया तो है, लेकिन 0.9 पे रोडिनिया का अमेलगमेशन नहीं है क्योंकि ये 1.1 पे है। ठीक है, तो 1.1 बिलियन ईयर्स, उसके बाद वो आ गया 750 तक। तो 950 टू मतलब 0.9 बिलियन ईयर्स, और 950 और 900 मिलियन ईयर्स बोल सकते हैं हम। उसके बाद उसका फ्रैगमेंटेशन शुरू हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है अमेलगमेशन ऑफ कोलंबिया एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ, सॉरी लिखना भूल गया मैं, रोडिनिया। ठीक है, तो क्या दिया है अमेलगमेशन ऑफ कोलंबिया 1.8 को, तो अमेलगमेशन तो है सॉरी कोलंबिया का। ठीक है, अब यहां से हम दो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे दिया सी ऑप्शन में फ्रैगमेंटेशन ऑफ कोलंबिया। फ्रैगमेंटेशन ऑफ कोलंबिया 1.8 को नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ है। और डी ऑप्शन में भी ये दिया है कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो दो ऑप्शन देखते ही कैंसल आउट हो गए, सी और डी। बाकी आगे कुछ भी हो, लेकिन ये बात गलत है ना, फ्रैगमेंटेशन नहीं हुआ है कोलंबिया का 1.8 बिलियन ईयर्स एगो, उसका फॉर्मेशन हुआ है मतलब अमेलगमेशन हुआ है। तो ये दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। तो पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, अमेलगमेशन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट कोलंबिया एंड रोडिनिया, दोनों का फॉर्मेशन हो गया था, बोल रहा है कि 1.8 बिलियन ईयर्स एगो इसका हो गया कोलंबिया का, और 1.9 GA एगो रोडिनिया का फॉर्मेशन हो गया।
ठीक है, तो ये बात भी गलत है। बी क्या दिया है, अमलगमेशन ऑफ कोलंबिया एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ रोडिनिया। तो हम देख सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ रोडिनिया जो है वो 750 मतलब 950 के आसपास जो है 900 मिलियन ईयर्स, 0.9 GA मतलब 900 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 900 मिलियन ईयर्स के बाद उसका फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया था। ओके, 1.1 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे उसका अमेलगमेशन हुआ था। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डीप फोकस अर्थक्वेक्स मतलब 700 किलोमीटर के आसपास आर कॉमन इन 700 किलोमीटर। फोकस का मतलब क्या होता है, जहां पे अर्थक्वेक हुआ है ये फोकस है, यहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जहां पे जमीन पे ये पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, तो फोकस का डिस्टेंस कितना दिया है, 700 किलोमीटर्स। ठीक है, डीप फोकस अर्थक्वेक। अब ऑप्शन दिए मिड ओशनिक रिज, आइलैंड आर्क, हिमालयन माउंटेन बेल्ट और कॉन्टिनेंटल रिफ्ट। अब मैं कॉमन सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मिड ओशनिक रिज में जो होता है वो बहुत शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ओफ्यूलाइट सूट जो होता है मतलब ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो बहुत थिन होता है, 8 to 10 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, अगर हो भी गए अर्थक्वेक्स, बहुत रेयर केस में अर्थक्वेक होते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हो भी गए तो शैलो फोकस रहते हैं। ठीक है, सिमिलरली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है मतलब ये बनता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रिफ्टिंग हो रहा है वहां पे। ठीक है, अगर रिफ्ट हो रहा है तो अर्थक्वेक होने का चांस बहुत कम है ना, तो अर्थक्वेक अगर हो भी जाएंगे तो बहुत शैलो फोकस रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैंसिल हो गया, मिड ओशनिक रिज कैंसिल हो गया क्योंकि ये बहुत शैलो डेप्थ पे होते हैं। अब बच गया आइलैंड आर्क और हिमालयन माउंटेन बेल्ट। अब हिमालयन माउंटेन बेल्ट में जो भी अर्थक्वेक होते हैं, हाँ होते हैं ये पता है हमें, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हिमालय माउंटेन जो है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये दोनों अगर टकरा गए और यहाँ पे बना दिया हिमालय माउंटेन। ठीक है, और हमें आइसोस्टसी जो थ्योरी है, आइसोस्टसी प्रैट ने और एरी ने जो दिया था, वो क्या बताता है कि जितना मास ऊपर है उतना मास नीचे भी होगा। तो यहाँ पे लिथोस्फीयर का थिकनेस जो है वो अल्टीमेटली बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर थिकनेस मान लो कि 35 किलोमीटर है, ये एवरेज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस है। हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो टकरा गए और बीच में जो सेडिमेंट था टिथियन सी में वो उठा दिया उसने। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालय है। तो हिमालयन माउंटेन बेल्ट में जो होते हैं वो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होते हैं, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक मतलब 700 से बहुत कम होते हैं, 700 से बहुत कम, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम थिकनेस, एवरेज थिकनेस कितना होता है 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, और मैक्सिमम 70 टू मैक्सिमम 100 जा सकता है। ठीक है, 100 जा सकता है, उसके ज़्यादा अगर जाएगा तो बहुत रेयर केसेस है उससे ज़्यादा जाने का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अर्थक्वेक हो भी गए तो 100 के आसपास ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है कि डेप्थ 700 किलोमीटर। अब बच गया हमारा बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन वाई करेक्ट है, ये भी कट गया, नाउ बच गया बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर बिकॉज आइलैंड आर्क जो है, आइलैंड आर्क कैसे बनता है, दो ओशनिक प्लेट। ठीक है, दोनों ओशनिक प्लेट का थिकनेस हमें पता है 8 to 10 किलोमीटर, इसका भी सेम रहेगा 8 to 10 किलोमीटर। दो ओशनिक प्लेट अगर सबडक्शन हो जाए, यहाँ पे नीचे क्या है हमारा पूरा मेंटल है, तो ओशनिक प्लेट जो जहां पे सबडक्शन हुआ है, मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में, वहां पे जो सबडक्शन हुआ है सबसे डीप ट्रेंच है, वो 11 किलोमीटर डीप है। वो सोच रहे हो कितना है, प्रेशर कितना होगा यहाँ पे। तो ये जो ट्रेंच बनता है वहां पे जो प्लेट है वो बहुत डीप पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर जाती है ये जो ओशनिक प्लेट है। ठीक है, मेंटल में बहुत ज़्यादा प्लेट। अब ये कहोगे आप कि ये अगर मेंटल में जा रही है तो मेल्ट क्यों नहीं हो रही है, हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, लेकिन रेट जो है मेल्ट होने का वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो जब तक मेल्ट नहीं होगा तब तक ये फ्रिक्शन जो है
मेंटल के साथ ये वाली प्लेट का जो फ्रिक्शन है ये बहुत ज़्यादा डीप जाती है, ठीक है, 300, 400, 700 किलोमीटर तक भी जा सकती है ये। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि डीप फोकस अर्थक्वेक जो है वो आइलैंड आर्क में क्यों होते हैं। अब आइलैंड आर्क किसको बोलते हैं हम, ये जब प्लेट मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, ये जब प्लेट इसके हाई हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगी, तो ये जो मटेरियल मेल्ट हुआ है तो वो तो वहाँ पे जगह नहीं है ना, तो जगह एडजस्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से, बायोन्सी की वजह से ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे एक वोल्केनिक इरप्शन बनाएगा। इसको बोलते हैं हम वोल्केनिक आर्क, ठीक है, ये वोल्केनिक आर्क है। तो फोकस तो यहाँ पे है, लेकिन अर्थक्वेक तो फील यहाँ पे होगा जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ का अर्थक्वेक यहाँ पे फील होगा। तो दिस इज बिकॉज दिस इज वेरी डीप, this is called as deep focus earthquake, that is nearly 700 kilometers. Moving to the next question, this is the last question of this video. Dash is one of the allochemical constituents of carbonate rock that is formed within the depositional basin. Within the depositional basin मतलब अंदर ही फॉर्म हो रहा है, कहीं से बाहर से नहीं आ रहा है, ठीक है। बेसिन बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ पेनिक कंटेम्परेनियस वीकली सीमेंटेड कार्बोनेट सेडिमेंट्स। अब इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइमस्टोन पढ़ना है, और जितना भी सेडिमेंट्री का पढ़ रहे हैं ना, तो टकर ये जो राइटर है इनका बुक पढ़ना सेडिमेंट्री के लिए, ठीक है, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी। तो इसमें क्लासिफिकेशन दिया है, फोक जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, इसमें ये सब टर्म्स इंक्लूड किया है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास्ट, ये जो पहला है एक्स्ट्रा क्लास्ट मतलब बाहर से आए हुए, विद इन द बेसिन, बेसिन के अंदर फॉर्म हुआ। हमें क्या पूछा है कि डिपोजिशन विद इन द डिपोजिशनल बेसिन पूछा है, तो एक्स्ट्रा क्लास्ट मतलब बाहर से आए हैं, वो अंदर डिपॉजिट नहीं हुआ है, अंदर के अंदर का डिपॉजिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लास्ट इज कैंसल आउट। बायोक्लास्ट, इसमें दिया है कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ वीकली सीमेंटेड कार्बोनेट सेडिमेंट। बायोक्लास्ट मतलब ये भी बाहर से कहीं से आए, विद इन डिपॉजिट बायोक्लास्ट नहीं फॉर्म होते हैं, ठीक है। पिलॉइड, अब पिलॉइड्स जो है वो ये सब क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, मतलब एलोकेमिकल कार्बोनेट रॉक दैट इज फॉर्म विद इन द डिपोजिशनल बेसिन। अब एक फॉलो नहीं करता है कि विद इन द फॉर्म विद इन द डिपोजिशनल बेसिन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये विद इन डिपोजिशनल बेसिन ही फॉर्म हो, ठीक है। अब हमने देखा था कि एक्स्ट्रा क्लास्ट मतलब बाहर से आए हुए, इसका ऑपोजिट वर्ड भी है हमारे पास, इंट्रा क्लास्ट मतलब विद इन द बेसिन फॉर्म हुआ है वो, और दिया भी है यहाँ पे कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ वीकली सीमेंटेड कार्बोनेट सेडिमेंट्स, ठीक है। तो पिलॉइड का एक है कि जरूरी नहीं है कि वो बेसिन के अंदर ही फॉर्म हो सकता है कि वो बाहर से भी आया है लेकिन डी ऑप्शन जो है वो यही बता रहा है कि इसमें एक भी क्लास्ट ऐसा नहीं रहेगा जो बाहर से आया हुआ है, विद इन द बेसिन फॉर्म हुआ है वो, ठीक है। तो जितना भी फॉर्मेशन, जितना भी इंट्रा क्लास्ट है उसमें वो किससे फॉर्म हुआ है, जो बेसिन के अंदर जितना भी डिपोजिशन हुआ था पहले से उनका फ्रेगमेंटेशन होके वो फॉर्म हुआ है। सो पिलॉइड भी नहीं आएगा, तो इंट्रा क्लास्ट, दिस इज फॉलोइंग ऑल द टर्म्स in this question, okay, so the answer is intraclast, okay। so thank you so much for watching my video, this is the third video, और ये उसके बाद एक और 2 वीडियोस बनने की पॉसिबिलिटी है। जितना भी अभी क्वेश्चन बचा है, महाराष्ट्र सेट का जो पेपर हुआ था लास्ट वीक में 27 दिसंबर को, तो उसमें से जितना भी बचा है वो भी मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो उसमें से सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओशन और एटमॉस्फेयर के जितने भी थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बना दिए, तो जितने भी अभी बना दिए पहले से, तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रहा हूँ, तो वो भी जाके देख लीजिए, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज एवरी टाइम आई पोस्ट द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर दैट, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। सो
शेयर करना ज़रूर। और अगर कोई भी डाउट हो इस सब लेक्चर में, ये जो आज का लेक्चर है इसमें ये 10 जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए, इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई गलत आंसर मैंने बता दिया तो भी कमेंट में डाल देना और उसका एक्सप्लेनेशन भी डालने की कोशिश करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।